नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। रूस यूक्रेन वॉर के बीच अब ईरान इजरायल के बीच भीषण जंग शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की टेंशन बढ़ चुकी है। बीते कुछ समय से जिसका डर था वो हो गया। इजरायल और ईरान के बीच तनाव ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। ये इस युद्ध का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर और न्यूक्लियर ठिकानों पर सुबह बड़ा हमला किया। इजरायल ने 300 हवाई हमले किए हैं, जिसे तेहरान समेत पूरे ईरान में हड़कंप मच गया है। इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और साथ ही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट कर किया और फिर उसके बाद इजरायल के हमले के बाद से ईरान ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी। हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा। ईरान के आर्मी चीफ, IRGC चीफ और साथ ही टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की हमले में मौत हो गई। ईरान ने इजरायल को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। ईरान ने करीब 100 ड्रोन से इजरायल पर पलटवार किया। इसकी पुष्टि इजरायल ने खुद कर दी है। खबर है कि ईरान अब इजरायल के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर करने वाला है। मतलब यह है कि रूस यूक्रेन के बाद अब ईरान और इजरायल के बीच जंग शुरू हो सकती है और मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही अब होगी। अमेरिका ने इजरायल के हमले से दूरी बना ली, लेकिन इजरायल का यह कहना है कि ईरान परमाणु बम जो है वो बना रहा था और उसने आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के लिए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह है कि इस जंग का अब अंजाम क्या होगा? क्या रूस के साथ जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं जंग चल रही है, अब ईरान की तरह ये जंग भी है लंबी चलेगी? क्योंकि अगर हम रूस और यूक्रेन की बात करें तो अब एक और फ्रंट पर युद्ध होते हुए नजर आ रहा है और वो है इजरायल और ईरान। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड सिनेरियो पर क्या हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आएंगे? ये बड़ी बहस का विषय है। विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। हमले के बाद ईरान में कोहराम मचा हुआ है, हर तरफ तबाही तबाही है। और आप ये स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये आपको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स जो ईरान की है और जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ पर ना केवल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर हमला किया गया, जो न्यूक्लियर साइट्स थी वहां पर भी हमला किया गया। अगर इस बीच हम बात करें IAEA की, यानी कि जो UN की तरफ से न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उसकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अभी कोई भी रेडिएशन जो है वो नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला और तेहरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ड्रोन और मिसाइल से परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सेना के कई अफसरों के भी मारे जाने की खबर है। और इस बीच इजरायल के हमले से आपको बता दें कि ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। आप एक बार ये तस्वीरें देखिए, जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको बता दें, पहले इजरायल की तरफ से ईरान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया। टारगेट कुछ बताया जा रहा है कि 200 फाइटर जेट्स के ऑपरेशन राइजिंग लायन में 100 टारगेट्स थे। ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। इजरायली हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान सामने आया है। अंजाम भुगतने को तैयार रहे अब इजरायल। खामेनेई ने क्लियर कर दिया है, इजरायल को कड़ी सजा मिलेगी। ईरान ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। और ये बहुत बड़ी खबर आपको ईरान से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, पहले एक तरीके से अगर हम हमास और इजरायल के बीच में जो इजरायल लगातार हम देख रहे थे कि हमास को खत्म करने में, उसके खात्मे में लगा था, तो ईरान को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो एक प्रॉक्सी वॉर जो एक तरीके से कर रहा है। मतलब फ्रंट पे नहीं थी, इन दोनों की आपस में युद्ध नहीं हो रहा था। लेकिन अगर अब हम देखें, जैसे इजरायल ने अटैक किया है और इससे पहले भी आपको बता दें इजरायल की तरफ से अटैक जो है वो किया गया, अब क्या ये संभावना है कि जो इजरायल और ईरान है उसकी युद्ध शुरू होने की संभावना है? देखिए, इजरायल ने क्लियर कर दिया है कि जो हमने ये हमला किया है ये सेल्फ डिफेंस के तहत किया है। और
चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। मिशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन दिया है। ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया, ईरानी सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया। ऑपरेशन राइजिंग लायन जारी रहेगा। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन को लेकर बता दें कि इजरायल की तरफ से नेतन्याहू ने, प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। तो इजरायल ने ईरान पर हमले के कारणों की जानकारी भी दी है। आईडीएफ ने ईरान पर हमले की वजह परमाणु कार्यक्रम को बताया है। मतलब वहां पर टेस्टिंग हो रही थी, वो ये कारण दे रहे हैं। सुनिए एक बार। For years, the Iranian regime has called for the destruction of the state of Israel, planning and advancing concrete military plans to do so. Over the past few months, intelligence has shown that Iran is closer than ever to obtaining a nuclear weapon. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. देखिए आईडीएफ की तरफ से जो बयान था वो आप सुन रहे थे। और चलिए विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। कर्नल संजीत सिरोही जी, सर आपको क्या लगता है कि ये जो अभी इजरायल ने ईरान पर हमला किया है, क्या हम इसे कार्रवाई को, सैन्य कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस मान सकते हैं? पलक जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ये जो इजराइल ने हमला किया है, अगर आप जो है बेंजामिन नेतन्याहू की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बोला है और उनकी बातों से उसमें सच भी है कि ये इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। अगर ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान ने जो अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्ला लेबनान में, जो हमास गाजा में, जो हौतीस है वो यमन में, उसके बाद जो इराक में, सीरिया में जितने ये उनके प्रॉक्सीज हैं वो चारों तरफ से इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें जब इजराइल को पता लगा कि ईरान जो है कगार पर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, क्योंकि उनके पास तकरीबन कहते हैं 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है जो कि 60% तक है, और कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए। तो 60% से 90% एनरिचमेंट करने के लिए कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ महीने या ज़्यादा 5-6 महीने की बात होती है। तो इजराइल को ये खतरा था। और आप देखेंगे कि जो अमेरिका की और ईरान की जो टॉक्स चल रही थी उसमें भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों साइड से एक ऐसा उन्होंने दोनों कदम रख दिए थे, एक ऐसा प्रस्ताव रखा था। अमेरिका चाहता था कि बिल्कुल एनरिचमेंट ना करे ईरान, और ईरान कहता था हम एनरिचमेंट जरूर करेंगे लेकिन हम जो है सिविलियन यूज के लिए करेंगे। तो दोनों के बीच में जो स्टैंड था वो ऐसा था कि जो कि मिल नहीं पा रहा था। और अभी संडे को फिर ओमान में जो है इसकी बैठक होनी थी, लेकिन इजराइल को ये लगा कि शायद ये ईरान जो है टाइम बाय कर रहा है और इस टाइम में वो अपना न्यूक्लियर जो है बॉम्ब बना देगा। और बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक उनका ये कहना है कि आने वाले समय में अगर ईरान को रोका नहीं गया तो वो 9 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। और वो न्यूक्लियर 9 बॉम्ब जो है उनकी इतनी ताकत होगी कि उसमें लाखों आदमी मारे जाएंगे और बहुत एरिया कवर किया जाएगा। और उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि पिछले साल 300 मिसाइल जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी थी, और हर मिसाइल के अंदर 1 टन जो एक्सप्लोजिव था। तो अगर ये मिसाइल वहां गिर जाती तो सैकड़ों में लोग मरते, लेकिन अगर यही मिसाइल न्यूक्लियर उसके होते तो पता नहीं कितने लोग जो है वहां पे लाखों लोग मर जाते। तो इजराइल ने जो ये मुझे लगता है इजराइल ने किया है कि इजराइल को अब ये लगा कि जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब और ईरान के बीच में कोई फैसला होना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इजराइल को बोल रहे थे कि आप न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल का ये मानना है कि अगर हमने अब हमला नहीं किया तो इट विल बी नाउ और इट विल बी नेवर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा या आ जाता
तो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इजराइल के ऊपर गिरा था। कर्नल नंबर 1। शिवदान सिंह जी, क्या आप कर्नल संजीत सिरोही की बात से सहमत हैं? क्योंकि खतरे को पैदा ही क्यों होने दें? सीधी सी बात है कि पहले आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, खतरों से घिरे हुए हैं, एक और खतरा आपके नजदीक है और आपको उसकी जानकारी है, उस खतरे को पैदा ही क्यों होने दे, जन्म ही क्यों होने दे उसका? सिरोही से पूरी तरह वाला एग्रीमेंट है मेरा। मैं बिल्कुल आई एग्री विद हिम। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि इजराइल का जो जो किस तरह से इजराइल बना। पूरे अरब देशों से, पूरे मुस्लिम देशों से जूस को जो हैं उनको सबको निकाला गया और उन्होंने जाकर इजराइल बनाया। तो राइट फ्रॉम 1967, 73 जितनी भी वार हुई हैं अरब इजराइल में, सबकी वार का एम यही रहा है कि इजराइल को नक्शे से मिटाना। जब 67 में जब अटैक किया था अरब देशों ने इजराइल के ऊपर, तो ये सोच के चले थे ये लोग कि हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो ये इजराइल का खतरा बिल्कुल सही है कि उसे पता है कि पूरे अरब देशों में ईरान की प्रॉक्सी से लड़ाइयां चल रही चारों तरफ, और ईरान ने हिजबुल्लाह को ईरान ने तैयार किया, हमास को ईरान ने तैयार किया, और जब इन दोनों की नहीं सफल हुई अपने अटैक, तो ईरान ने डायरेक्ट भी मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। मगर अब काफी दिनों से अमेरिका उसको मना कर रहा था कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें यूरेनियम का, मगर ईरान मान नहीं रहा था। इस वक्त हो सकता है बिकॉज मुस्लिम कट्टरपंथ वहां पर बहुत ज्यादा हावी है ईरान में, और उसके चलते हो सकता है कि ईरान इस एटॉमिक बम बना करके सबसे पहले इसका प्रयोग इजराइल पर ही करे। तो इसलिए बहुत इजराइल अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए इजराइल ने इस खतरे को आने से पहले ही समाप्त करने की सोची, और इसलिए उसने इसके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट और उसके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया है। सर, हमारे साथ कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी हैं, आपके पास मैं फिर वापस आती हूँ, विस्तार से इस पे हम चर्चा करेंगे। सर जय हिंद, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर, अभी वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें, यूएस की अगर हम बात करें, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इस युद्ध से पीछे हैं, इसे हम बैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुनूं, तो वो तो कह रहे हैं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी फॉल्ट है वो यूएस की है, यूएस इस पूरे युद्ध को बैक कर रहा है। यस, वी नो। हमको मालूम है कि अमेरिका के साथ ईरान का संपर्क अच्छा नहीं है और सैंक्शन लगा हुआ है, और इंडिया ईरान के साथ कुछ ऑयल पाइपलाइन के लिए बातचीत हो रहा था, तो अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ये संपर्क ना हो। ये तो हमारे सबको पता है। अमेरिका इज मोर इंटरेस्टेड एंड इजराइल इज वर्किंग अमेरिका के कहने में। ये जो आज का जो अटैक हुआ है फ्राइडे द 13th, ये क्रिश्चियनिटी के लिए ये डेट बड़ा खतरनाक है, फ्राइडे द 13th। लेकिन इसमें फ्रेंच जो एम्बेसडर है उन्होंने बोला है कि ये इजराइल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया फ्रांस को। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि पहले इजराइल का रिलेशन फ्रांस के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन अभी उन्होंने ये प्रीएम्प्टिव अटैक के पहले ये फ्रांस को नहीं बताया, यूके को बताया है। यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमेयर हैज आस्क्ड बोथ द कंट्रीज, ईरान और इजराइल, जो मिडिल ईस्ट में ये उत्तेजना जो है वो कम करें। तो लेकिन ये जो टेंशन है, जो पहले ही बताया है कर्नल साहब ने, जे अभी मेरा पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ बोल रहा है ईरान इज केपेबल ऑफ मेकिंग 15 न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत जल्दी। तो वो ईरान चाहता है कि जल्दी, थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम मिले। इजराइल बोलता है हमें प्रीएम्प्टिव अटैक करना है वो बम बनाने का पहले। तो ये एक दोनों का अंदर जो खिंचाव है
वो हमारे दिख कर्नल रहा है। संजीव सिरोही जी, अगर करंटली हम ईरान की स्थिति की बात करें, आपको सर ईरान के पर्सपेक्टिव से क्या ऑप्शंस जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं, क्या डायरेक्शन नजर आ रही है, और अभी इजराइल की मौजूदा डिफेंस पॉलिसी सर आपको क्या लग रही है? अभी ईरान के पास जो है बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब पिछली बार उन्होंने 300 मिसाइल से अटैक किया था, उनकी कोई भी मिसाइल जो है अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाई थी, थोड़ी बहुत को राइट। नुकसान वो कर पाए थे। लेकिन ईरान जो है बार बार धमकियां देता रहता, वो पिछले साल भी धमकी दे रहा था, वो अब भी धमकी दे रहा है। खमेनी को पता नहीं है, वो वहां पे रिलीजियस लीडर जो बन गए हैं, जो इतने साल से बैठे हुए, लेकिन वो मुझे लगता है कि उनको जो है ग्राउंड रियलिटीज का उनको बारे में पता नहीं है। और उनके कमांडर चीफ को मार दिया जाता है, उनके जो है 6 जगह पे या 7 जगह पे स्ट्राइक हो रही हैं, हवाई जहाज पे हवाई जहाज जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, मिसाइल स्ट्राइक कर रही है, और इसराइल जो है ईरान है उनको एक भी स्ट्राइक को रोक नहीं पा रहा, उनका नुकसान हो गया। नतांज जो उनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, जो कि ईरान का सबसे बड़ा एनरिचमेंट प्लांट है, उसको तबाह कर दिया। तो ये मेरे को लगता है कि ईरान के पास, ईरान सिर्फ बोलना जानता है पाकिस्तान की तरह, लेकिन कर नहीं सकता कुछ। अगर कर सकता तो वो पहले ही कर देता पिछले साल। लेकिन मुझे ये लगता है कि, और जहां तक बात अमेरिका की है, तो ये कहना, मार्क रूबियो साहब कह रहे हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका की आजकल ये बड़ी तगड़ी पॉलिसी है। जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई, अभी जो 4 दिन की चली थी जंग, उसमें भी यही बयान उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने दिया था कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, और 3 दिन के बाद जो है वो कहते हैं कि हमने जो है पूरी रात जाके मीडिएशन करी है। अभी वो यही बोल रहे हैं कि इससे हमारा लेना देना नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका की मर्जी के बगैर जो है इजराइल इतना बड़ा कदम उठा ले, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि आगे आने वाले समय में अगर ईरान के साथ लड़ाई छिड़ गई और उसके साथ अगर बाकी देशों ने भी, जो मुस्लिम देश है, उन्होंने मदद करने की कोशिश की, तो फिर वो अकेला पड़ जाएगा। उस हालात में अमेरिका की जरूरत है। तो बिना अमेरिका की मर्जी के, और बाकी जो है यूके को बताया, फ्रांस को नहीं बताया, वो इस मामले में बहुत छोटी चीजें, अभी इस पे इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका प्रश्न है वो ये है कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या है। ईरान के पास अभी ऑप्शंस जो है बहुत लिमिटेड हैं। उसके पास या तो ये ऑप्शंस है कि अपनी स्ट्राइक करा के अपना बैठा रहे, चुप रहे। अगर ईरान ने जो है रिटेलिएशन किया और स्ट्राइक की, तो इसराइल जो है बिल्कुल तैयार बैठा है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा एक्टिव है। वो नहीं, एक भी मिसाइल या एक भी उनकी जो ड्रोन वहां नहीं पहुंचेंगे। और इसमें आने वाले समय में, अभी तो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हो रहा है, आने वाले समय में उनकी जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो ऑयल कर्नल की संजीव सिरोही साइट्स जी, हैं, आपको उनके ऊपर भी अमेरिका का हमला। अभी, या फिर मैं कहूं कि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका को यहाँ पर नहीं सिर्फ मैं बोलूंगी, वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट आपको क्या लग रहा है, अगर मैं सोवियत की भी बात करूं और अभी मिडिल ईस्ट की भी बात करूं? देखिए, जहां तक वेस्टर्न कंट्रीज का है, वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट हमेशा इसराइल के साथ है। गाजा में जो हो रहा है उसके लिए कई वेस्टर्न कंट्रीज ने, जैसे यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन वगैरह है, वो सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां इसराइल की एक आइडेंटिटी या एंटिटी या उसका उसका जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जब आएगा, तो पूरी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोप है, अमेरिका है, वो जो है इसराइल के साथ खड़ा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान के साथ अगर ज्यादा से ज्यादा कोई सपोर्ट कर सकता है तो रशिया कर सकता है। और रशिया ने कहा भी था, वार्निंग भी एक तरीके से दी थी कि ईरान के ऊपर हमला मत करना। अब हमला कर दिया है। अब ये देखना है कि रशिया क्या करता है, क्योंकि रशिया उस स्थिति में नहीं है कि डायरेक्ट सपोर्ट में आ सकेगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में इतना इन्वॉल्व हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकते हैं, मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि ईरान को कहीं से कर्नल मिलेगा। शिवदान सिंह जी, सवाल मेरा आपसे यही रहेगा जो मैं अभी सर से पूछ रही थी, क्योंकि अभी सर अगर आप एक पूरी क्रोनोलॉजी देखेंगे, टेंशंस जो हैं वो मिडिल ईस्ट में है, और सोवियत अगर हम पूरे रीजन की बात करते हैं, वेस्टर्न अगर मैं रीजन की बात करूं एवरीथिंग इज फाइन, बट इन्वॉल्वमेंट जो है वो वेस्टर्न की है। और अगर मैं साउथ एशिया की भी बात करूं तो इवन देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि ईरान और इजराइल की कोई सीमाएं आपस में नहीं मिलती हैं। इसमें आमने सामने का जो नॉर्मल युद्ध होता है वो नहीं होगा। अग्री।
जैसे कि इजराइल ने पहले हमास के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए युद्ध कराया था इजराइल के साथ में, वैसा युद्ध इस वक्त नहीं होगा। और यह युद्ध उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के समय में जापान और अमेरिका के साथ हुआ था। जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था, जिसका जवाब अमेरिका ने एटम बम के रूप में हिरोशिमा नागासाकी के बम डाले थे, न्यूक्लियर बम डाले थे। इसी प्रकार से ईरान के पास इस वक्त यही ऑप्शन होगा, जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर बम बना करके, क्योंकि इजराइल किसी भी एक्सट्रीम स्टेप तक जा सकता है, क्योंकि वहां के जो लीडर हैं, खोमेनी जो भी हैं और बाकी लोग हैं, उनकी थ्योरी बिल्कुल मुस्लिम इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ है और वो इजराइल को समाप्त करना चाहते हैं वर्ल्ड मैप से। इसलिए ये जो लड़ाई होगी वो मिसाइल्स और ड्रोन से होगी, और इसमें ईरान कोशिश करेगा कि वो इजराइल पर इस तरह से हमला करे। मगर लेकिन सर आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? आपको हिडन मोटिव जो है, अगर हम पूरी हिस्ट्री को भी खंगाल ले वेस्टर्न कंट्रीज की, और अभी जो मिडल ईस्ट, सोवियत, साउथ एशिया के हम अलग अलग रीजन का जिक्र कर रहे हैं, आपको हिडन मोटिव क्या लग रहा है? देखिए, हिडन मोटिव मैं बता रहा हूं कि यदि न्यूक्लियर बॉम्ब का ऑप्शन ईरान ने लिया, तो एक प्रकार से ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि इसमें अमेरिका बीच में इंटरफेयर करेगा, क्योंकि एक बार इजराइल को एक बार एटम बॉम्ब का प्रयास करेगा ईरान, तो इसमें जवाब भी एटम बॉम्ब से ही दिया जाएगा, और एक प्रकार से पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो पूरे वार में छिड़ जाएगा, और एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि तीसरा विश्व शुरू होने की संभावना है। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, सर क्या हम न्यूक्लियर वॉर की ओर जा रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 सालों से अगर मैं बात करूं, रशिया यूक्रेन से जब शुरुआत होती है, फिर उसके बाद टेंशन्स हम देखते हैं इसराइल हमास के बीच में, तो लगातार जो ईरान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर हो रही थी, तो सुबुगाट कहती थी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर वॉर। सर अभी 3 साल बाद जो अभी अटैक किया गया न्यूक्लियर साइट्स पर और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे, आपको क्या लग रहा है? हमारे एक डिस्कशन में हमने वहां पे बोला था, देयर आर 4 प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहां पे न्यूक्लियर या तृतीय विश्व युद्ध होने का संभावना है। वो पहला है हमारा ताइवान एंड चाइना, सेकेंड वन इज नॉर्थ कोरिया और अमेरिका, तीसरा जगह है रशिया और यूक्रेन, एंड चौथा जगह है ये मिडिल ईस्ट, ईरान और इजराइल। तो ये फ्लैश पॉइंट है। भारत इसमें इन्वॉल्व अभी नहीं है। 2 भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक आंसर दिया है जे हम इसका उत्तेजना कम करने के लिए, लेकिन ये न्यूक्लियर अटैक होना बहुत मुश्किल है। और सबसे प्रॉब्लम ये है जे ईरान शिया कंट्री है, एंड बाकी जो आसपास कंट्री है इजराइल का, वो सब सुन्नी कंट्री है। सो आप लोगों को मालूम है जे शिया सुन्नी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए सुन्नी सपोर्ट मिलेगा क्या नहीं, इस्लामिक बॉम्ब यूज करेंगे दूसरे कंट्री जैसे इजिप्ट और कतार एक्सेट्रा, वो लोग इसमें शायद नहीं आएंगे। तो इसीलिए न्यूक्लियर अटैक का चांसेस बहुत कम है। सभी को मालूम है दिस इज मोर ऑफ ए बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट, जैसे पाकिस्तान इंडिया के साथ करता है, जो हम थ्रेटन करता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कर्नल है। संजीव जी, सर अगर अभी हम बात करें जो अटैक इजराइल की तरफ से किया गया, आई एम श्योर कि उनकी जो इंटेलिजेंस है बहुत ही, हम कहते हैं कि टॉप इंटेलिजेंस जो है मानी जाती है। डेफिनेटली कोई इंटेलिजेंस उनके पास होगा, तभी इस तरीके से न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। वो अलग बात है कि अभी कोई न्यूक्लियर रेडिएशन की जानकारी नहीं है, यूएन की वॉचडॉग की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है, लेकिन स्टिल। बिल्कुल पलक जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आप न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करेंगे तो उसके ऊपर जो है फिर खतरा रहता है रेडिएशन होने का। लेकिन जो पॉइंट अभी जैसे पहले वाले जो स्पीकर बोल रहे थे कर्नल साहब, मैं उनके साथ से सहमत हूं कि
देखो, इसराइल के पास कहते हैं कि इसराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसकी किसी ने तस्दीक नहीं की है। ईरान के पास है नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब, और इसराइल को न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसराइल के पास कन्वेंशनल जो वॉर हेड्स हैं वही इतने स्ट्रांग हैं कि वो जो है ईरान की जितनी न्यूक्लियर साइट्स हैं या ऑयल फील्ड साइट्स हैं उनको बर्बाद करने के लिए उनके काफी है, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस आप देखेंगे कि उनके जो कमांडर चीफ है उसको ही मार दिया। तो मतलब आपको उनको यहां तक पता है कि उनके कमांडर चीफ उस टाइम रात को जो है कहाँ पे सो रहे हैं, और वहां पे ही उनको जो है मार दिया गया। तो इससे साफ जाहिर रहता है कि उनका जो है, जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, कि बड़ा कैलकुलेटेड और प्रिसिशन स्ट्राइक था। इसराइल तो इसमें बहुत बड़ा माहिर है कि वो हमेशा जो है जो प्रिसिशन स्ट्राइक करता है, जिस जगह उसको स्ट्राइक करने उसी जगह स्ट्राइक करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में न्यूक्लियर जो है वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए ईरान के साथ कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर कहां से होगी। तो अभी तो इसराइल और ईरान के बीच में आप ही। तीनों हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इजराइल ईरान तनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कश्मीर में अलर्ट है, कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, शिया बहुल इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। देखिए, बड़ी अपडेट आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। कश्मीर में जो शिया बहुल इलाके हैं वहां पर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शिवदान जी, सर हम अक्सर देखते हैं टेंशन्स जो है वो मिडिल ईस्ट में होती है, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन यहाँ पर भी जरूर आता है। अगर मैं वर्ल्ड सिनारियो पर सर अभी बात करूं तो इमीडिएट क्या लगता है आपको इफेक्ट जो है वो पड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है, ये मिडिल ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड डिपेंडेंसी है। देखिए, मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल मिडिल ईस्ट से सप्लाई होता है, और इस तरह से इसलिए इसने अपनी इंपॉर्टेंस बना रखी है मिडिल ईस्ट ने। मगर यदि इसमें कोई टेंशन बढ़ता है तो मैं कह सकता हूं कि इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, क्योंकि इस तनाव के कारण ऑयल सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आएगा और जो हमारा समुद्री जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो ये हमारे जो जितने भी जो यूरोप के साथ जो हमारा कनेक्शन है समुद्र का, जो सी से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सब उसी से थ्रू पास होता है। इसलिए इस टेंशन का असर जरूर पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि टेंशन कंट्रोल हो और इसे आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन इस पर सर आपको लगता है कि ये कंट्रोलेबल लग रही है? क्योंकि लगातार अगर हम इजराइल की तरफ से कार्रवाई देखें, हमास को खत्म करना, हमास का खात्मा करना, एकदम प्रिसाइज उन्होंने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स किए हैं। फिर उसके बाद अगर मैं ईरान का भी एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर भी एकदम प्रिसाइज आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं कि कहाँ पर वहाँ पर मिलिट्री का चीफ है, ये तक भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ये तो एक बहुत विशियस नेवर एंडिंग वॉर लग रही है। देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इनका दोनों का आपस में बॉर्डर नहीं मिलता है, इसलिए आमने सामने का युद्ध के कोई चांस नहीं। जैसे यूक्रेन और रूस में हो रहा है, इस तरह का युद्ध होने का कोई चांस यहां पर नहीं है, क्योंकि इनका बॉर्डर नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम ये होगा कि ईरान इसका जवाब मिसाइलों से, ड्रोन से देगा, जिसको इजराइल न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी कैपेबल है। इसलिए ये भी एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि शायद ईरान इस हमले का और जवाब ना दे पाए और इस वक्त चुप रहे, क्योंकि उसको पता है कि जितना भी वो मिसाइल और ड्रोन से हमला करेगा उसको सबको इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा और घबराने की जरूरत नहीं है। ईरान जो है इससे ज्यादा और हरकत नहीं कर पाएगी। लेकिन संजीत जी, अभी ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान को हम क्या अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम उनकी सैन्य ताकत को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी सैन्य ताकत कहीं से भी इजराइल से कम है। बराबर में ही दोनों देश जो है वो, अगर हम बात करें कि कैपेबिलिटी दोनों की बराबर जो है वो नजर आती है। पलक जी, सैन्य शक्ति जो है, जैसे शहजान सिंह साहब बता रहे हैं कि क्योंकि दोनों के बॉर्डर नहीं मिलते तो आप आर्मी को यूज तो कर नहीं सकते, तो आर्मी तो आपकी जो है बिल्कुल कुछ कर नहीं पाएगी। तो इसलिए आर्मी आप कहते हैं कि जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड है बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़े प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज देयर इज नो बॉर्डर। अब सवाल ये आता है कि जहां तक नेवी का सवाल है, वो भी ईरान की कोई ऐसी नेवी नहीं है कि वो जो कुछ कर सके। सिर्फ जो है एयर डिफेंस सिस्टम और एयर स्ट्राइक्स के ऊपर पूरी की पूरी लड़ाई निर्भर करती है।
और एयर स्ट्राइक और एयर डिफेंस सिस्टम में इसराइल से ज्यादा एडवांस मेरे को नहीं लगता कोई भी देश अमेरिका के बाद दुनिया में कहीं है। तो इसराइल को भी पता है कि मैं जब हमला करूंगा तो वो जो है रिटेलिएशन आएगा। अब वो रिटेलिएशन अगर ईरान करता है, रिटेलिएट करता है, तो ईरान का और ज्यादा नुकसान होगा। और वो जो है इसराइल इनका न्यूक्लियर साइट्स तो खत्म करेगा, मिलिट्री साइट्स करेगा, और जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑयल फील्ड साइट्स भी जो है उनको बर्बाद करेगा। अभी इसमें जो सबसे जरूरी बात समझने वाली वो ये है कि एक बारी अयतुल्ला खमेनी ने ये कहा था पिछले साल कि अगर एयर स्पेस किसी और देश ने परमिट की ईरान जो इसराइल के हवाई जहाज को यूज करने के लिए, तो हम उस देश पर भी हमला कर करेंगे। देंगे। तो अगर आप नक्शे को देखें तो अगर इसराइल जो है हमला करता है तो वो इराक के ऊपर से जाएगा या जॉर्डन या सऊदी अरेबिया की तरफ से जाएगा। तो ये डर भी हो सकता है कि ईरान जो है सऊदी लेकिन अरेबिया सर की इराक ने तो अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी है, ये भी अपडेट है। इराक ने बंद कर दिए तो सब कहीं से तो वो ईरान जो इजरायली हवाई जहाज है वो या तो इराक की एयर स्पेस यूज कर रहे हैं या सऊदी अरेबिया की यूज कर रहे हैं। तो दोनों जगह से अगर कहीं से जा रहे हैं तो मुझे ये लगता है जो शहजान साहब भी बोल रहे थे कि वो सुन्नी और शिया का चक्कर है। तो ये ना हो कि ईरान जो है इसराइल का तो कुछ ना बिगाड़ सके, वो सऊदी अरेबिया या बाकी जो और कंट्रीज हैं जो सुन्नी कंट्रीज हैं उनकी ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला करे। तो ये अभी सिर्फ देखना ये है कि जो अयतुल्ला खमैनी साहब जो थ्रेट कर रहे हैं, जो कई दफे जो है धमकी दे चुके हैं, लेकिन धमकी के बाद होता कुछ नहीं है, क्या वो सूखी धमकी है या वो एक्शन में लेकिन बदली कर्नल जाएगी? संजीत सिरोही जी, यहाँ पर मुझे लगता है दोनों फ्रंट पर एक बात करनी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें कि लगातार हम पिछले कुछ लंबे समय से देख रहे हैं कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक की जा रही है 100% टारगेट अचीव किया जा रहा है, कहाँ पर कौन सा चीफ बैठा हुआ है इसकी जानकारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंस की पूरी कम्युनिटी इनकी बनी हुई है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं ईरान की, तो मतलब विद इन जो आपकी ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी है उनका इंटेलिजेंस जो है एक बहुत बड़ा फेलियर है कि कुछ तो वहां पर इंटेलिजेंस उनका कोई सक्सेसफुल रहा ना, तभी तो पता चला ना कि वहां पर मिलिट्री का जो चीफ ही है वो ही कहाँ बैठा है। और बताया जा रहा है जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है वो इस एयर स्ट्राइक के अंदर मारे गए हैं। मतलब क्या एयर स्ट्राइक की है? वही तो मैं बोल रहा हूँ पलक जी, जो इसराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो उनके मसाद है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और दुनिया में मेरे को नहीं लगता कि उससे बड़ी जो है स्पाइंग एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में है। उनको उन्होंने ईरान के जो ऑफिसर्स हैं जो उनके वहाँ पे उसकी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के हैं, वो कई बड़े सीनियर ऑफिसर उनके पेरोल पे हैं। तो वो जो है एग्जैक्ट खबर बताते हैं कौन कहाँ पे क्या है। तो ईरान के बस की नहीं है, ईरान की कैपेबिलिटी नहीं है, ईरान की कोई क्षमता नहीं है कि इसराइल से मुकाबला कर सके। वो पाकिस्तान की तरह, जैसे पाकिस्तान की इधर धमकी देता रहता है कि हमारे पास 130 हमने न्यूक्लियर मिसाइल्स भारत की तरफ मुंह करके रखी हुई है और वो सारी रखी रह गई, इसी तरीके से ईरान की भी है। नहीं तो आप मुझे बताइए, इतनी स्ट्राइक हो रही है और स्ट्राइक चलती जा रही है, क्या किसी स्ट्राइक में एक भी इसराइल का हवाई जहाज क्या उन्होंने मार गिराया? एक भी क्या ड्रोन, क्या एक मिसाइल गिरा पाई? पिछली बारी में जब हमला हुआ था तब भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया था। तो इसराइल ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम पहले पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया होगा, जैम कर दिया होगा, इसलिए वो जो है लगातार हमले पे हमले करे जा रहे। और जैसे उनके बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो ऑपरेशन है, जो राइजिंग लाइन है, ये चलता रहेगा जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ईरान को बहुत बड़ा फैसला लेना है। और वो क्या फैसला लेगा, अगर वो रिटेलिएट नहीं करता नहीं, तो लेकिन शायद फिर जिस तरह से हम संजीत जी बात कर रहे हैं, अगर ईरान की मौजूदा स्थिति अगर हम देखें, एक पूरा शिया सुन्नी एंगल भी हम देख लेते हैं कि ठीक है आपका मिडिल ईस्ट तो है, मुस्लिम वहां पर देश तो हैं, लेकिन अगर आपके और देशों के साथ बात करें, सऊदी अरब का एग्जांपल ले ले, इराक ने तो फिर भी अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, आपके पास उनका सहयोग है नहीं। फिर अगर हम इजराइल की स्थिति बता रहे हैं कि आपके दुश्मन को जब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा और आपके पास पूरी वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट है, तो मतलब विन विन सिचुएशन तो किसी भी तरीके से इजराइल की नजर आ रही है। और हम सर बार बार डिस्कस कर रहे हैं मोसाद को, यहाँ पर उनकी इंटेलिजेंस का जिक्र कर रहे हैं। ईरान खुद ये बात कह रहा है कि यूएस की इंटेलिजेंस के बिना जो ये एयर स्ट्राइक हुई है ये मुमकिन था ही नहीं। पलक जी, मैं आपकी साफ बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि यूएस की जो इंटेलिजेंस है, यूएस की जो सैटेलाइट है,
उन्होंने जो एग्जैक्ट लोकेशन उन्होंने सब चीजें बताई, क्योंकि आजकल सैटेलाइट्स की इतनी अच्छी हाई लेवल रेजोल्यूशन है कि वो आपको जो है ये बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये पूरा का पूरा मैं पहले ही कहा था कि बिना अमेरिका के, अमेरिका बेशक ये डिनाई करे कि हमने जो है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका की जो है बोल रहा हूँ दोहरी पॉलिसी रहती है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है। बिना अमेरिका के मर्जी के इजराइल ने स्ट्राइक नहीं किया है, और अगर अमेरिका की मर्जी से स्ट्राइक किया है तो अमेरिका इजराइल को पूरी मदद करेगा। और यहां तक खबरें हैं पिछले 2-3 महीने से कई कार्गो प्लेन्स उनके एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए वहां पे उतारे गए। और अमेरिका अब इस दिन के लिए जो ये कल रात को हुआ, इस दिन के लिए अमेरिका इजराइल कई महीनों से तैयारी कर रहा था। ये नहीं था कि ऑल ऑफ ए सडन बेंजामिन नेतन्याहू ने डिसाइड किया चलो जी हम आज अटैक करते हैं। राइट। ये तैयारी बहुत दिन से चल रही थी, और इजराइल को भी और अमेरिका को भी पता था कि ईरान जो है ये बिल्कुल। डील हमारे साथ और भी मेहमान हैं भट्टाचार्य जी। सर, अब आगे वाले समय के, आने वाले समय की अगर हम बात करें, रशिया की तरफ से आपको सर क्या लग रहा है? क्योंकि जब ये शुरुआत हुई थी टेंशन्स की, अगर हम बात करें इजराइल हमास के बीच में, और दूसरा सर सवाल मेरा आपसे ये होगा क्योंकि गाजा के ऊपर फुल कंट्रोल की बात इजराइल ने कह दी है, क्या आपको लगता है ये अटैक इस और भी संकेत देता है कि हम जो कंट्रोल करने वाले हैं उस पर ईरान की किसी भी तरीके से कोई दखल ना? एकदम सही बताया, क्योंकि रशिया इज ऑलरेडी यूक्रेन के साथ लड़ाई में रशिया फंसा हुआ है। आपको पता है जे यूक्रेन कुछ ही दिन 2-3 दिन पहले रशिया का 40 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किया है। उसके रिटेलिएशन में रशिया ऑल्सो अटैक्ड यूक्रेन। तो यूक्रेन और रशिया का आपस में इतना लड़ाई चल रहा है, रशिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मैं तो नहीं देख रहा हूँ। पॉलिटिकल होगा और डिप्लोमेटिक होगा, लेकिन एक खबर मेरे को अभी देखा है जो 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान का वो भी मारा गया है इस अटैक में। ओनली जो रिवोल्यूशनरी गार्ड का जो चीफ ऑफ स्टाफ था हुसैन सलामी, वो नहीं, इवन न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट है ईरान का, उनका भी 6 साइंटिस्ट मारा गया है। इसका मतलब जो रिसर्च ऑफिस है, रिसर्च सेंटर है, उसमें भी इजराइल अटैक कर रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नजरिया से देखना चाहिए। और जो बोला है जे कन्वेंशनल वार में कौन कितना है, कितना टैंक है, कितना आर्टी गन्स है, ये सब तो कोई क्या महीना नहीं। कर्नल भट्टाचार्य जी, इसके तो फिर संकेत यही है ना, इसके मायने तो यही है कि आपने जो सीनियर साइंटिस्ट थे उनकी इंफॉर्मेशन भी आपने ली कि भाई जो आगे आने वाले जो न्यूक्लियर टेस्टिंग ये करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास मैनफोर्स ही नहीं है, उसके पीछे जो ब्रेन चल रहा है वही आपके पास नहीं है, तो आप वो कैसे करेंगे? एकदम सही। तो इजराइल का इंटेलिजेंस अभी मैं खबर में है जो ईरान पहुंच गया है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब जितने भी सैंक्शन लगाओ, जितने भी अमेरिका बोले रिसर्च बंद करो, लेकिन ईरान अभी हाथ धो के पड़ा हुआ है, उसको न्यूक्लियर वेपन चाहिए। तो इसीलिए इजराइल ये प्रीएम्प्टिव अटैक किया है। और ऑल पॉइंट एंड रिसर्च एरिया ऑल्सो खत्म करने के लिए इजराइल ये अटैक कर रहा है। शिवदान जी, देखिए जो ये कार्रवाई की गई है, जिस तरह से कर्नल भट्टाचार्य जी बता रहे हैं, शिवदान जी के पास हम आएंगे। भट्टाचार्य जी, आपसे मैं एक रिएक्शन इस पर चाहूंगी कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है कि देखिए आपकी जो रिसर्च डेवलपमेंट के पूरे मैनफोर्स है, सीनियर लेवल पर जो साइंटिस्ट है उनको खत्म कर दो, फिर उसके बाद हमने देखा कि जितनी भी वहां पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स थी उनको भी जो है वो खत्म कर दिया गया है। सर, गाजा वाले पर आपने जवाब जो है वो नहीं दिया, क्योंकि गाजा के ऊपर इजराइल ने पहले क्लियर कर दिया था, नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया था कि हम फुल कंट्रोल जो है वो गाजा पर लेने जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो अटैक किया गया है, एक तरफ तो आपको जानकारी थी कि न्यूक्लियर टेस्टिंग आने वाले समय के अंदर जो है ईरान करने वाला है, आपके पास बहुत अच्छा इंटेलिजेंस था, लेकिन क्या इसका यह भी संकेत है कि भाई गाजा के ऊपर हम कंट्रोल करने जा रहे हैं और यहां पर आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल
आपने सही बताया, लेकिन एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जे कन्वेंशनल वार से कोई जगह कैप्चर नहीं कर पाएंगे हम। इसीलिए हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था। हमारे विरोध पक्ष सरकार का वो बोला था पीओके खाली कराएंगे, बलूचिस्तान को लिबरेट कराएंगे। युद्ध में नहीं है, गाजा का साइज कलकत्ता का एक सिटी का बराबर है। लेकिन 7 दिसंबर से अटैक शुरू हुआ 23 का, अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया है। इजराइल का जैसा आर्मी भी गाजा को पूरा कैप्चर नहीं कर पाया है। हमने देखा है 3 साल से ऊपर रशिया, जो क्या बहुत पावरफुल है, उसका टैंक एंड एयरफोर्स काफी ज्यादा है यूक्रेन से, लेकिन 3 साल में भी रशिया यूक्रेन को कैप्चर नहीं कर पाया है। सो नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर में कोई जगह कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए दैट इज नॉट ए ऑप्शन, मतलब वो मैं नहीं दिख रहा हूँ। शिवदान जी, अगर किसी भी कन्वेंशनल वॉर में आप किसी जगह को, किसी एरिया को कैप्चर नहीं कर सकते, एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। लेकिन बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस पूरे युद्ध पर जानकारी जो है वो दर्शकों को दी।